तो क्लिक कर दें। हेलो, चेक करना है मॉलिक्यूल एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। पहला कंडीशन है मॉलिक्यूल को साइक्लिक होनी चाहिए, मॉलिक्यूल साइक्लिक है। साइक्लिक का मतलब रिंग लाइक स्ट्रक्चर। दूसरा कंडीशन है प्लेनर होनी चाहिए। इस कार्बन का आप हायर से निकालोगे तो sp2 मिलेगा, इसका भी sp2 sp2 sp2। चलो, प्रत्येक कार्बन का हाइड्रोजन sp2 भी आ गया है तो ये प्लेनर भी है। ईच एंड एवरी पोजीशन कंजुगेशन में होनी चाहिए, है कंजुगेशन में। तो पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, इस मॉलिक्यूल का इतना पार्ट रेजोनेंस में आ चुका है। पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये भी पार्ट रेजोनेंस में आ गया, होल पार्ट रेजोनेंस में। मीन्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक रेजोनेंस है, क्योंकि ये तो शामिल हो रहा है रेजोनेंस में। पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड की सिंगल है, इतना पार्ट रेजोनेंस में, ये भी पार्ट रेजोनेंस में, दो पाई बॉन्ड के बीच में क्या है, सिंगल। तो होल पार्ट मॉलिक्यूल का रेजोनेंस में। तो ईच एंड एवरी पोजीशन कंजुगेशन में है। शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, कंजुगेशन रेजोनेंस। यहाँ पे पहले हम इसको एरोमेटिक चेक करेंगे। यदि एरोमेटिक नहीं होगा तब एंटी चेक करेंगे, वो भी नहीं होगा तब लास्ट। तब पहले एरोमेटिक चेक करिए। फॉर एरोमेटिक ये कुछ भी हो सकते हैं, तीन में से कुछ भी हो सकता है, बारी बारी से चेक करते हैं। एरोमेटिक के लिए कंडीशन होता है 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर आपको बैठाना होगा। पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट किया है उतने इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे नंबर लिखेंगे पाई इलेक्ट्रॉन की जगह पे। देखिए इस मॉलिक्यूल में कौन कौन रेजोनेंस में, ये दोनों पाई बॉन्ड रेजोनेंस में। दो पाई बॉन्ड की वजह से कुल कितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा, 4। तब पाई इलेक्ट्रॉन 4 है या डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन 4 है। तब पाई इलेक्ट्रॉन की जगह पे 4 इधर आने दो। 4n+2 = दिस। आप क्या चेक करो, एरोमेटिक। एरोमेटिक चेक करना है, इस तरह से लिख देना है। और n का वैल्यू आप बार बार पुट करिए। n की किसी भी वैल्यू के लिए इक्वेशन सेटिस्फाइड कर देगा तो हम बोलेंगे एरोमेटिक है। यदि सेटिस्फाइड नहीं करेगा तब हम इसको एरोमेटिक नहीं कहेंगे। तो n का वैल्यू कहाँ शुरू करोगे सेटिस्फाइड कराना, 0 से। 0 डालिए, 0 हो जाएगा ये पार्ट। 0 + 2 ≠ 2, 0 के लिए सेटिस्फाइड नहीं हुआ। 1 डाल के देखिए, नहीं सेटिस्फाइड हुआ। 2 डाल के देखिए, तो n की किसी भी वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड नहीं होगा एरोमेटिसिटी के लिए। तो इसका मतलब कंपाउंड मेरा एरोमेटिक नहीं, क्योंकि एरोमेटिक क्या, यही कंडीशन है। नॉट एरोमेटिक, नॉट सेटिस्फाइड फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, नॉट एरोमेटिक। चलो एरोमेटिक नहीं है। अब देखते कहीं एंटी तो नहीं है, कहीं ये 4, ये हक्कल्स का रूल हो गया 4th। ये चारों कंडीशन एरोमेटिक का है। एरोमेटिक के 3 कंडीशन को फुलफ़िल किया, लेकिन एरोमेटिक के 1 कंडीशन को फुलफ़िल, तो एरोमेटिक नहीं है। अब देखो एंटी है या नहीं है, तो एंटी एरोमेटिक कहलाने के लिए भी मॉलिक्यूल को 4 ही कंडीशन फुलफ़िल करना पड़ेगा, जो कि 3 कंडीशन कॉमन कंडीशन है। ये 3 कंडीशन एरोमेटिक के लिए भी होती है, यही 3 कंडीशन एंटी के लिए भी होता है। तो ये 3 कंडीशन को तो फुलफ़िल कर ही रहा है। तो चौथा कंडीशन क्या है एरोमेटिक के लिए,
फॉर एंटी एरोमेटिक, फॉर एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक के लिए कंडीशन लगाइए। एंटी एरोमेटिक का कंडीशन होता है 4n इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन, 4n इक्वल टू, अब पाई इलेक्ट्रॉन तो आपको पता ही है 4, तो 4n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 1 के लिए नहीं, n का वैल्यू 1 डालोगे, 4 इंटू 1 इक्वल टू 4। तो यहाँ पे लिखना चाहूँगा फॉर n इक्वल टू 1, फॉर n इक्वल टू 1, दिस इज द एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। तो एरोमेटिक तो ये नहीं निकला, क्या निकल गया, एंटी एरोमेटिक। और यदि एंटी भी नहीं निकलता ये, तब इसको हम नॉन एरोमेटिक कर देते हैं। तो बारी बारी से तीनों चीज़ एक ही साथ चेक करना है, क्योंकि 3 कंडीशन तो कॉमन कंडीशन है ना, नहीं हो जाएगा। चेक करो, फटाक दे उसको लिखो, हम मिटाऊंगा उसको। ब्लर नहीं हो रहा है, ब्लर नहीं हो रहा है, ये वाला दिख रहा है ना। जल्दी स्पीड में ख़त्म करेंगे। अब दोबारा इस सबको नहीं पढ़ाने वाले हैं। हाँ, जो बोलेगा ना कि फिर से पढ़ा दो, वो बोलेंगे कि यूट्यूब पे चले जाओ पढ़ लो। हाँ, हाँ हाँ, तो 2 दिन वेट करके पढ़ लीजिएगा आप लोग, और चलता रहेगा। छठों में क्लास चलेगा, दीपावलियों में दिन क्लास चलेगा। गलत क्या बात है, दीपावली शाम को मनाओगे ना, वीडियो सुबह में अपलोड कर देंगे। अच्छा, तुम ही सारा काम करती हो। जल्दी जल्दी करो, ड्रॉ कर ली ना, मिटा रहा हूँ, थोड़ा फास्ट करिए। हो गया। चलो इसको चेक करना है। पहले एरोमेटिक चेक करिए ना। तो एरोमेटिक कहलाने के लिए मॉलिक्यूल को क्या होना पड़ेगा, साइक्लिक, जो कि है ये साइक्लिक है, यहीं पे लिख रहा हूँ साइक्लिक। दूसरा प्लेनर है या नहीं है, तो प्लेनर है या नहीं है तो हाइब्रिडेशन पहले पता करना पड़ेगा। इसका हाइब्रिडेशन sp2, इसका हाइब्रिडेशन sp2, इसका भी sp2 हो जाएगा, 1 पाई शॉर्टकट लगा रहे हैं। इसका हाइब्रिडेशन sp2। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे लॉन पेयर है, कितने लॉन पेयर है, 2 लॉन पेयर होंगे। ऐसे देखो ना, ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसका ऑटोमोशन में 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। 6 में से कितना यूज किया है, 2, बचा कितना, 4। 4 में से कितना लॉन पेयर, लॉन पेयर 2, लॉन पेयर 2, बॉन्ड पेयर मीन्स सिग्मा,
देखो इस ऑक्सीजन को 2 सिग्मा मिलेगा, एक सिंगल बॉन्ड प्योरली सिग्मा, एक सिग्मा इधर से एक सिग्मा, तो बॉन्ड पेयर कितना 2, इलेक्ट्रॉन पेयर 2, हाइड्रोजन sp3, लेकिन ये हाइड्रोजन sp3 इसका होगा नहीं। अच्छा इलेक्ट्रॉन पेयर 4, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर को जोड़ करके इलेक्ट्रॉन 4, तो हाइड्रोजन क्या होगा, लेकिन होगा नहीं, गलत हो जाएगा। ओके क्या है, देखो एक्चुअली में लॉन पेयर इसके पास सही में 2 है, लेकिन रेजोनेंस में चला गया। रेजोनेंस में नहीं रहता नहीं लॉन पेयर, तब हम बोलते हैं लॉन पेयर कितना 2 है, तो 2 तो है ही है, लेकिन रेजोनेंस में चला गया, तो इसलिए यहाँ पे लॉन पेयर कितना हो जाएगा 1। लॉन पेयर को कट करेंगे, अब लॉन पेयर कितना बोलोगे 1। अब इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर कितना है 2, बॉन्ड पेयर को असर नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर 3, हाइड्रोजन क्या बोलोगे sp2। इस ऑक्सीजन का हाइड्रोजन क्या है, यदि रेजोनेंस नहीं ध्यान रखोगे तो हाइड्रोजन क्या बोल दोगे। यदि मॉलिक्यूल में एक भी एटम का हाइड्रोजन sp3 हुआ तो मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर होता है। प्लेनर 2 किस्म होता है, या तो sp हो या तो कुछ मॉलिक्यूल में दोनों हो, या किसी में केवल spa हो, या केवल या मिक्स भी होगा sp तब पर भी प्लेनर है। तो प्लेनर ही है प्रत्येक हाइड्रोजन sp2, तो दूसरा प्लेनर भी है। अब तीसरा कंडीशन है ईच एंड एवरी पार्ट रेजोनेंस में रहना चाहिए। देखो यहाँ इतना पार्ट तो तुम्हें रेजोनेंस दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है, इतना पार्ट तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया। ऊपर भी देखो पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, ये भी पार्ट रेजोनेंस में आ गया, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लॉन पेयर, ये भी रेजोनेंस, तो होल पार्ट मॉलिक्यूल का रेजोनेंस में, रेजोनेंस के हैं या इन कंजुगेशन के। तीसरा देखो, चौथा अभी डिसाइड होगा, अब एरोमेटिक है नन है एंटी, बस है ना। फोर्थ पहले एरोमेटिसिटी चेक करिए, फॉर एरोमेटिक, तो एरोमेटिक के लिए एरोमेटिक का कंडीशन लगाओगे। एरोमेटिक का कंडीशन क्या होता है 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में 6, 2 पाई बॉन्ड तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो ही रहा है, और 2 लॉन पेयर में से 1 लॉन पेयर गया है। क्या दोनों रेजोनेंस में है, कितने रेजोनेंस में है, नहीं लॉन पेयर एक गया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 6, तो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन 6। 8 मत करना, चूँकि 2 में से एक ही लॉन पेयर रेजोनेंस में जाएगा, तो कितना 6, तो 4n+2 = 6। देखो सेटिस्फाइड हो रहा है। फॉर n = 1 के लिए, ये किसका रूल है, एरोमेटिक का है या नॉन एंटी एरोमेटिक का है। फॉर n = 1 के लिए ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक बनेगा। तो क्या है, जब एरोमेटिक हो ही गया तो क्यों हम इसको चेक करेंगे एंटी, एंटी तो होगा नहीं, एरोमेटिक है तो एंटी कहाँ से होगा, है ना। अब यहाँ चलो, मॉलिक्यूल साइक्लिक है, मॉलिक्यूल साइक्लिक भी है, साइक्लिक है, प्लेनर है या नहीं, तो हाइड्रोजन निकालना होगा। इसका हाइड्रोजन sp2 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 sp2, इसका हाइड्रोजन आप आराम से निकालो। देखो आधे से लॉन पेयर कंटेनिंग एटम का हाइड्रोजन निकालिएगा ना, खास करके एक की जगह हम ध्यान रखने के लिए बोला था कल कि लॉन पेयर कंटेनिंग एटम का जब भी आप हाइड्रोजन निकालोगे कभी भी एक बार ज़रूर थोड़ा चेक कर लेना क्या वो लॉन पेयर कंटेनिंग एटम रेजोनेंस में है या नहीं। रेजोनेंस में नहीं होगा तो जितना लॉन पेयर है उतना लॉन पेयर रहेगा, लेकिन वही लॉन पेयर कंटेनिंग एटम रेजोनेंस में चला गया, जितना आपको दिख रहा होगा लॉन पेयर उसमें से एक कम कर देना है। तो ये लॉन पेयर कंटेनिंग एटम है ना, इस बार लॉन पेयर है, एक लॉन पेयर है, लेकिन एक लिमिटेशन भी है आपका। देखो प्लेनिटी चेक करो, एरोमेटिसिटी चेक करो, एंटी एरोमेटिसिटी चेक करो, तीन को एक साथ बातें को दिमाग में रखना चाहिए। लिमिटेशन को दिमाग में रखना चाहिए, प्लेनिटी को दिमाग में रखना चाहिए, तब एरोमेटिसिटी आता है क्लियर। लिमिटेशन भूल जाओगे डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन का नंबर गलत आ जाएगा, है ना। देखो इस एटम के पास पाई बॉन्ड भी है और इस एटम के पास लॉन पेयर भी है, और दोनों इस एटम का दोनों चीज़ रेजोनेंस में है। इस एटम का पाई भी पाई के साथ रेजोनेंस में और इस एटम का लॉन पेयर भी पाई के साथ, तो किसी एक को ही तो रेजोनेंस भेजेगा ना। एक लिमिटेशन होती है पाई बॉन्ड भी हो और लॉन पेयर भी हो, तो उस स्थिति में वह एटम पाई को रेजोनेंस भेजता है। ये लॉन पेयर लोकलाइज रहेंगे, डीलोकलाइज रहेंगे, लोकलाइज रहेंगे। लोकलाइज का मतलब क्या, रेजोनेंस में
रेजोनेंस में नहीं जाएगा, रेजोनेंस में कौन जाएगा? पाई जाएगा। नहीं, हाँ दिमाग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड के बीच में क्या है? तो दोनों पाई बॉन्ड रेजोनेंस में चला गया। क्या लोन पेयर को रेजोनेंस भेजोगे? तो लोन पेयर भी तो रेजोनेंस में दिख रहा है, दिख रहा है तो क्या हो गया? नहीं जाएगा। हाँ, तो दिमाग चल रहा तो नहीं, दिमाग ब्रेन चल रहा है उसका। हाँ, तो ये और ये रेजोनेंस में पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये भी रेजोनेंस इन्वॉल्व हो गया। पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, क्या लोन पेयर को भी लिया होगा रेजोनेंस में? क्या, जबकि लोन पेयर रेजोनेंस में है लेकिन रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं कराना है। तो कौन कौन रेजोनेंस में गया है? पाई बॉन्ड गया है। कितने पाई बॉन्ड गए हैं? 3 पाई बॉन्ड, 1 2 3 पाई बॉन्ड में कुल कितने इलेक्ट्रॉन? 6। तो 8 इलेक्ट्रॉन नहीं गिनोगे, जबकि ये रेजोनेंस में दिख ही रहा था। तो लोन पेयर है तो लोन पेयर रहेंगे, रेजोनेंस में नहीं गया। और जबकि यहाँ लोन पेयर था, रेजोनेंस में चला गया। तो कहने का मतलब है कि कुछ लोन पेयर रेजोनेंस में होंगे, कुछ लोन पेयर होंगे तो चला भी जाएगा और नहीं भी जाएगा। अभी तो यहाँ तो नहीं जा रहा है। तो बताओ लोन पेयर कितना है? 1। बॉन्ड पेयर का मतलब होता है सिग्मा। देखो इसके पास कितना सिग्मा है, इधर से 1 सिग्मा मिलेगा सोनाली, और डबल बॉन्ड से कितना सिग्मा मिलेगा? तो कुल कितना सिग्मा? तो बॉन्ड पेयर 2, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो जाएगा? 3। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? sp2। सारे एटम का हाइड्रोजन क्या मिला है? sp2। ये मेरा क्या है? प्लेनर भी है। और ईच एंड एवरी पोजीशन देखो रेजोनेंस में है नहीं। यहाँ तक तो इतना पार तो रेजोनेंस में तुम्हें दिख रहा होगा, नहीं यहाँ से यहाँ तक भी आपको रेजोनेंस दिख रहा होगा। और यहाँ पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक होल पार्ट रेजोनेंस चला गया, पाई बॉन्ड के बीच सिंगल बॉन्ड। तो मॉलिक्यूल कंजुगेशन में है। अब चेक करो, मेन यही डिसीजन आएगा, एरोमेटिक है एंटी है। तो 4 कंडीशन क्या है? फॉर एरोमेटिक के लिए काम करिए, फॉर एरोमेटिक। एरोमेटिक का क्या कंडीशन होता है? 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन। तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन कितना आया है? 6। ये तीनों पाई बॉन्ड रेजोनेंस में गया है, सेटिस्फाइड हो जाएगा। फॉर n = 1 के लिए कैसा है? एरोमेटिक। और यदि एरोमेटिक नहीं निकलता तो ज़रूर यहीं पे एंटी को एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देख लो, नहीं देखो पहले हाइड्रोजन साइक्लिक है या नहीं है? साइक्लिक है, साइक्लिक है। दूसरा प्लेनर है या नहीं है? तो हाइड्रोजन निकालना होगा, sp2 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 sp2। यहाँ पे थोड़ा संभल के काम करो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन छुपा होगा, आपको मालूम होनी चाहिए, बताए थे एक दिन। नहीं समझ में आवे ना तो +-4 है ना, तो +- को ढक लिया करिए। ढक करके देखो कार्बन कितना बॉन्ड बना लिया है, एक बनाता है कितना, कितने बॉन्ड की कमी है? तो 2 हाइड्रोजन छुपा होगा, 2 हाइड्रोजन छुपा तो होगा लेकिन एक 2 में से 1 गायब हो गया, बचा है कितना? 1 हाइड्रोजन वहाँ बचा हुआ है। देखो एक कार्बन, एक ध्यान रखना, 1 छुपा हुआ है और 2 दिख रहा है। तो बॉन्ड पेयर डिसाइड कर लो ना अभी, ये 1 बॉन्ड पेयर 2, 1 छुपा हुआ 3 बॉन्ड पेयर, तो 3 हो गया। अब लॉन पेयर बोलो, लॉन पेयर 0 होगा। ऐसे भी तुमको रटा दिए थे, यदि कार्बन न्यूट्रल होगा या कार्बन पॉजिटिवली चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, कार्बन न्यूट्रल हो या चाहे वो कोनो बॉन्ड से क्यों ना बॉन्डेड हो, फिक्स लॉन पेयर 0 बोलना है। लॉन पेयर आता ही नहीं है, चेक करो ना, नहीं मिलेगा आपको। कार्बन के आउटरमोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 4 तो पाए जाते हैं, बट एक +4 है, 4 में से 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, बचा कितना? 3 में से तीनों यूज करके बैठा हुआ है। 2 बॉन्ड में तो दिख ही रहा होगा आपको, एक हाइड्रोजन के साथ भी तो बॉन्ड बनाया होगा ना, तो तीनों का तीनों यूज हो गया, तो बचा कितना? 0। तो लॉन पेयर 0 है, बॉन्ड पेयर 3 है, नहीं 2 दिख रहा है, 1 छुपा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो जाएगा? 3। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? sp2। साइक्लिक भी, साइक्लिक तो है ही, साथ साथ प्लेनर भी है, प्लेनर है। ओके, अब कंजुगेशन देख लो, कंजुगेशन है नहीं है? पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज के बीच, इतना पार्ट तो आपको रेजोनेंस में दिख गया होगा, इतना पार्ट
फिर पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो ये भी पार्ट आपके रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया। पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो होल पार्ट रेजोनेंस में चला गया। नहीं तो क्या बोलेंगे, ईच एंड एवरी पोजीशन शुड बी इन कंजुगेशन। अब चौथा डिसाइड करेगा क्या है, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक। नहीं तो पहले फॉर एरोमेटिक के लिए काम करनी चाहिए। फॉर एरोमेटिक, तो एरोमेटिक के लिए क्या होता है, 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, रेजोनेटिंग इलेक्ट्रॉन। जितना इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में गया, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में गया, 4 नहीं, एक दो इलेक्ट्रॉन। क्या यहाँ इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में गया है, तो इलेक्ट्रॉन खोज रहे हो ना, तो 2 4, तो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना, 4। 4n+2, n के किसी भी वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड करेगा, एरोमेटिक तो होगा ही नहीं। 0 के लिए तो नहीं होगा, 1 के लिए भी नहीं होगा, तो ये एरोमेटिक नहीं है, नॉट एरोमेटिक। चलो यदि एरोमेटिक नहीं तो इसको छोड़ देंगे क्या, एरोमेटिक नहीं थे, एंटी चेक करेंगे। फॉर एंटी एरोमेटिक, क्योंकि एंटी एरोमेटिक के लिए 3 कंडीशन तो कॉमन रहेगा, बस ये डिफर हो रहा है ना। तो एंटी एरोमेटिक के लिए क्या कंडीशन होता है, 4n = पहले, तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में, 4, तो 4n, n के किसी वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड करेगा नहीं, n = 1 के लिए क्या है, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। लिख लो जल्दी से, अब तो चेक कर लोगे ना। एक और बचा हुआ है, उसको देख लो, इसको पहले लिखो जल्दी जल्दी लिखो। आज आशुतोष चमक रहा है। हाँ लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। लिख ले, वेरी गुड। बेटा चेक करो थोड़ा इसको। देखो साइक्लिक है, प्लेनर है नहीं, तो हाइव से निकालना होगा। sp2 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 sp2। थोड़ा यहाँ संभल जाना। देखो सुनो, कार्बन एटम के पास नेगेटिव चार्ज दिख गया तो श्योर शॉट वहाँ एक लोन पेयर रहते ही रहते हैं। तो नहीं भी तुम निकालोगे ना तो बोल देना यहाँ पे लोन पेयर है। और यहाँ पे एक बॉन्ड छुपा हुआ भी है, मालूम होना चाहिए। 2 ही बॉन्ड दिख रहा है और बनाता है कितना, 4 में 2 दिख रहा है। मान लो एक नेगेटिव है, एक नेगेटिव की वजह से एक बॉन्ड चला भी गया तो ये तो बचेगा। तो बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा, बॉन्ड पेयर 3 और लोन पेयर 1 जरूर होगा। नहीं तो देखो ये कौन है, कार्बन है। कार्बन का ऑटोमोसिल में 4 इलेक्ट्रॉन पाए, लेकिन एक नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन को नहीं कर लिया, नेगेटिव का गेन। इसका खुद का अपना था कितना, 4। एक नेगेटिव चार्ज दिख रहा है तो इसका मतलब 4 1 गेन कर लिया। कुल कितना हो गया, 5 में से यूज कितना किया, 3। कैसे
2 तो इलेक्ट्रॉन यूज होते हुए आपको दिख रहा होगा। एक हाइड्रोजन जो छुपा हुआ वो भी तो 1 इलेक्ट्रॉन यूज किया होगा कार्बन का। 5 में से कितना यूज हो गया, बचा कितना, 2 बचा। 2 मीन्स लॉन पेयर कितना, 1 नहीं, लॉन पेयर 1 है, इसके पास लॉन पेयर 1 है। हम दर्शा नहीं रहा हूँ, लेकिन इसके पास एक लॉन पेयर जो है ना, तो इसका एक लॉन पेयर रहेगा नहीं, वो चला जाएगा, डिलोकलाइज कर जाएंगे, पोजीशन चेंज कर लेगा, क्योंकि रेजोनेंस में नहीं लिमिटेशन नहीं होती है। एटम के पास नेगेटिव चार्ज भी हो, एटम के पास लॉन पेयर भी हो, तो एटम उस केस में लॉन पेयर को रेजोनेंस में भेज देता है। क्या लॉन पेयर रहा, लॉन पेयर तो दिख रहा है कि हाँ है, बट रहेगा नहीं, रेजोनेंस के चलते डिलोकलाइज करेगा। जब चला ही गया तो लॉन पेयर कितना कंसीडर आप करोगे, 0 नहीं, तो लॉन पेयर 1 नहीं है, कट। तो बॉन्ड पेयर कितना है, 3। इलेक्ट्रॉन पेयर बढ़िया से लिख देता हूँ यहीं से, बॉन्ड पेयर 3 है तो अभी भी 3 देंगे, लेकिन लॉन पेयर को कट कर देना। बॉन्ड पेयर कितना, 3, इलेक्ट्रॉन पेयर 3, हाइड्रोजन ध्यान रखना लॉन पेयर है बट डिलोकलाइज कर गया। ये आपको इस तरह से डिनोट करके लॉन पेयर नहीं दिखा देगा, आपको खुद समझना पड़ेगा लॉन पेयर है लेकिन लॉन पेयर चला गया। तो हाइड्रोजन sp2 आया, प्लेनर भी है, साइक्लिक है, प्लेनर है, और देखो ईच एंड एवरी पोजीशन रेजोनेंस में दिख रहा होगा आपको, कंजुगेशन भी है। अब हक्कल का रूल फॉलो करता है कि नहीं करता है देखना होगा। फॉर एरोमेटिक, एरोमेटिक का क्या कंडीशन है, 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन। 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन कितना, पाई इलेक्ट्रॉन मीन्स रेजोनेटिंग इलेक्ट्रॉन। कुल कितने इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में गया है, 6, 2 और एक लॉन पेयर भी तो गया है ना, 6। तो n के वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड करा लीजिए, कर जाएगा ये। n = 1 के लिए क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। जब एरोमेटिक हो गया तो काहे को हम चेक करेंगे एंटी है या नहीं, तब तो चेक कर लोगे ना कौन एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक। जो एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक, जो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक नया होगा तब हार के कहना है नॉन एरोमेटिक। सुनो, हो गया यहाँ तक। अभी तक में आपने कितनी टाइप के मॉलिक्यूल को देखा। पहला देखा रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल। रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल ही डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल कहलाए। यदि कोई एरोमेटिक मॉलिक्यूल है तो वो रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल है, नहीं है क्या, रेजोनेटिक मॉलिक्यूल ही नहीं क्या, भले ही एरोमेटिक मॉलिक्यूल कहलावे लेकिन एक्चुअली में है क्या। तो एरोमेटिक मॉलिक्यूल हो, एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल हो, या नॉन एरोमेटिक मॉलिक्यूल हो, या इक्वली कंट्रीब्यूटेड मॉलिक्यूल हो, यूँ को ये सब रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल का एक टाइप हो गया है क्या। सारे तो मॉलिक्यूल रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल बना, इक्वली कंट्रीब्यूटेड मॉलिक्यूल, एरोमेटिक मॉलिक्यूल, नॉन एरोमेटिक, यही बना ना। जितना भी नाम अभी आपने बोला ना, सारे के सारे रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल है या सारे के सारे कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है, नहीं। और सारे के सारे, इस दुनिया में तो बहुत सारे मॉलिक्यूल है, सारे के सारे मॉलिक्यूल रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल तो है नहीं। जो रेजोनेंस में नहीं रहता उसे नॉन रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल या नॉन कंजुगेटेड मॉलिक्यूल। बस इतना आप ध्यान रखना,
जो मॉलिक्यूल रेजोनेंस में रहते हैं उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, जो मॉलिक्यूल रेजोनेंस में नहीं रहते हैं उसकी स्टेबिलिटी। तो ये जितना नाम अभी जो बोल रहा था इससे पहले, इक्वली कंट्रीब्यूटेड, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी, ये सब क्या है? रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल। तो हम मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी भी थोड़ा पता कर लेते हैं रेजोनेंस की वजह से, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो थोड़ा सा हमको स्टेबिलिटी ऑर्डर भी जानना चाहिए कि किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, किसकी स्टेबिलिटी कम है। तो याद रखना, हम आपको याद करने के लिए कह रहा हूँ। सबसे ज़्यादा इक्वली कंट्रीब्यूटेड मॉलिक्यूल स्टेबल होते हैं। सबसे ज़्यादा, चाहे उसके पास नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर कितनों भी कम होगा, उसके बावजूद भी इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। उसके पीछे रहते एरोमेटिक। कौन रहेगा? पक्का। उसके जस्ट पीछे रहेगा नॉन एरोमेटिक। कौन रहेगा? पक्का। उसके पीछे रहेगा एंटी एरोमेटिक। उसके पीछे रहेगा, और उसके जस्ट पीछे रहेंगे रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल। क्या? अर्थात वह मॉलिक्यूल जो कि ना ही एरोमेटिक है, हालांकि जितना भी नाम अभी बोल रहा था ना, इक्वली कंट्रीब्यूटेड मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, एरोमेटिक उसके पीछे नॉन एरोमेटिक, उसके पीछे एंटी, उसके पीछे किसको लाया? रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल। इससे जो आगे था रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल से जितना भी आगे नाम बोल रहा था, इक्वली, एरोमेटिक, सब वो रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल ही था। लेकिन अब जो लास्ट में बोला वो सिंपल रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल। सिंपल रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल का सुनो ना, सिंपल रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल का मतलब क्या? ना ही वो एरोमेटिक है, ना ही एरोमेटिक है, ना ही एंटी एरोमेटिक है, ना ही कुछ नहीं, सिंपल मीन्स कंजुगेटेड मॉलिक्यूल। और उसके पीछे रखना नॉन कंजुगेटेड मॉलिक्यूल। ऑर्डर याद हुआ? सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन? इक्वली कंट्रीब्यूटेड मॉलिक्यूल। उसके पीछे रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल या कंजुगेटेड, जो सिंपल होगा, जो कि ना ही एरोमेटिक हो, ना ही एंटी एरोमेटिक हो, ना ही नॉन हो। क्योंकि रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल ही इक्वली कंट्रीब्यूटेड मॉलिक्यूल एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक बनते हैं। और सबसे पीछे कौन रहेगा? नॉन कंजुगेटेड, जो कि रेजोनेंस में नहीं रहेगा, तो उसके तो ऑलरेडी कम ही रहते हैं। तो हेडिंग में नोट पॉइंट लिखो, नोट पॉइंट नंबर डाल दो। कितना नोट पॉइंट नंबर होगा? 6, नोट पॉइंट 6, नोट पॉइंट 6। हेडिंग डाल, नोट पॉइंट 6 में लिखो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? इक्वली कंट्रीब्यूटेड। मॉलिक्यूल। उसके पीछे कौन रहेंगे? एरोमेटिक। उसके पीछे कौन रहेगा? नॉन एरोमेटिक। उसके पीछे कौन रहेंगे? एंटी एरोमेटिक। उसके पीछे कौन रहेंगे? बोर्ड कवर हो रहा है, आया ना? इसके पीछे कौन रहेगा? रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल या कंजुगेटेड मॉलिक्यूल। रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल, या उसी का दूसरा नाम होता है कंजुगेटेड मॉलिक्यूल। रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल का दूसरा नाम। उससे भी कम स्टेबल कौन होगा? नॉन रेजोनेटिंग या नॉन कंजुगेटेड, नॉन कंजुगेटेड मॉलिक्यूल। ये सब ऑर्डर याद रखा करो, कभी कभी स्टेबिलिटी ऑर्डर भी पूछ लेता है। तो इक्वली कंट्रीब्यूटेड मॉलिक्यूल को हमेशा आगे निकालना है स्टेबिलिटी में। उसके पीछे एरोमेटिक, उसके पीछे एंटी एरोमेटिक, रेजोनेटिंग, नॉन कंजुगेटेड या नॉन रेजोनेटिंग। हाँ, तो दिस इज ऑल अबाउट योर रेजोनेंस। चलो हेडिंग डालो,
क्या आपने लिख लिया? लिखो, मेजोमेरिक इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट या मीसो, कोई इसको मीसो भी बोल देता है, लेकिन मेजो बोलना है। मेजोमेरिक इफेक्ट, इसी को बोलते हैं एम इफेक्ट। सुनो, जिस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल में, ध्यान सुनना, जिस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल में इंडक्टिव इफेक्ट पाए जाते हैं, उसी तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड में और एक इफेक्ट है मेजोमेरिक इफेक्ट। मेजोमेरिक इफेक्ट भी पाए जाते हैं। लेकिन आपको समझ में आनी चाहिए बातें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल में कब इंडक्टिव इफेक्ट क्रिएट होगा और कब मेजोमेरिक इफेक्ट क्रिएट होगा। बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल में इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट होते हैं। वो इफेक्ट तो रहेगा ही रहेगा, चाहे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल है, नहीं भी कुछ समझ में आता है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के इतना हम जरूर कह सकते हैं, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल में इंडक्टिव इफेक्ट है, क्योंकि वह एक परमानेंट इफेक्ट है। अब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण केवल एक टाइप के एटम से नहीं होता है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण कम से कम 2 टाइप के एटम से ज़रूर होता है। कम से कम की बात कर रहा हूँ। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल में 3 टाइप के भी एटम हो सकते हैं, 4 टाइप से। कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया तो उसमें कार्बन हाइड्रोजन तो रहना तय है, उसके साथ ऑक्सीजन आ गया। तो सिंपल अल्केन भी उठाते हो, कार्बन हाइड्रोजन तो रहबे करेगा। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कम से कम 2 एटम फिक्स है कि रहता ही रहता है, कार्बन और, इसका मतलब है वो मॉलिक्यूल में एक ही टाइप के एटम नहीं है, अलग अलग टाइप के एटम है। तो ज़रूर है वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा। जैसे मान लो कार्बन और हाइड्रोजन ही रहता है, थर्ड टाइप के एटम ना रहे, तब पर भी उस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा होती है किससे? हाइड्रोजन से। तो उस मॉलिक्यूल में जब यदि किसी मॉलिक्यूल में 2 एटम के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दिख जाता है, तब बोलेंगे मॉलिक्यूल में इंडक्टिव इफेक्ट है। तो इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट है। मीन्स हम क्या, कैसे हम आपको बोलूँ, हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल में इंडक्टिव इफेक्ट पाए जाएंगे। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखोगे, बोलेंगे इसमें तो इंडक्टिव इफेक्ट हो भी करेगा, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल में हमेशा मेजोमेरिक इफेक्ट देखने को मिलेंगे। मॉलिक्यूल में मेजोमेरिक इफेक्ट तभी क्रिएट होता है जब वो मॉलिक्यूल रेजोनेंस में रहते हैं। अदरवाइज ये इफेक्ट आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल में देखने को नहीं मिलते हैं। ये जो इफेक्ट क्रिएट होता है ड्यू टू रेजोनेंस, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट जो क्रिएट होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन 2 एटम्स। दोनों याद है नहीं, शर्त याद रखना पड़ेगा। किस शर्त के कारण, किस कंडीशन पे इंडक्टिव इफेक्ट क्रिएट होता है मॉलिक्यूल में, किस कंडीशन पर मेजोमेरिक। जब तक मेरे मॉलिक्यूल रेजोनेंस में नहीं रहेगा, तब तक हम अपने मुंह से मेजोमेरिक इफेक्ट जैसा वर्ड निकालेंगे भी नहीं। ओके, इतना नहीं, बहुत बड़ा और बिग डिफरेंस है। बताऊं, इंडक्टिव इफेक्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल में इंडक्टिव इफेक्ट
दो एटम के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिव के डिफरेंस के कारण क्रिएट होता है, उत्पन्न होता है। मेजमेरिक इफेक्ट रेजोनेंस के वजह से क्रिएट होता है या इंडक्टिव इफेक्ट के दौरान भी इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है। मेजमेरिक इफेक्ट के दौरान भी इलेक्ट्रॉन का, और आपने इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट देख चुके हैं मेजमेरिक इफेक्ट की वजह से। रेजोनेंस में क्या हो रहा था, पाई बॉन्ड या लोन पेयर का पोजीशन चेंज हो रहा था। क्या मॉलिक्यूल वहाँ पोलराइज नहीं कर रहे थे? मॉलिक्यूल वहाँ भी पोलराइज कर रहे थे। तो जब इंडक्टिव इफेक्ट के कारण भी इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है और मेजमेरिक इफेक्ट के कारण भी, लेकिन इतना ज़रूर याद रखना, मेजमेरिक इफेक्ट के दौरान मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होंगे एक एटम से दूसरे एटम पे। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट के दौरान जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा वहाँ पे कम अमाउंट में इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट एक एटम से दूसरे एटम की ओर होता है। हम ऐसा क्यों बोला कम और ज़्यादा? किस में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र ज़्यादा है? इंडक्टिव इफेक्ट में क्या है? कम है। इसलिए कि इंडक्टिव इफेक्ट के दौरान सिग्मा बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन पार्शियली शिफ्ट करता है। एक तो सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है, वो पार्शियली करता है, क्योंकि इसलिए कि सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी होता है, सिग्मा बॉन्ड के पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से कम होता है। एक तो डेंसिटी कम है, वो वाली बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है, और दूसरी बात क्या है, वो पार्शियली कर रहा है। जबकि पाई बॉन्ड मेजमेरिक इफेक्ट के दौरान क्या होता है, मेजमेरिक इफेक्ट के दौरान पाई बॉन्ड या लोन पेयर का पोजीशन चेंज करता है। यदि पाई बॉन्ड शिफ्ट कर रहा है तो ये तो समझ में आता है कि पाई बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहा है। यदि लोन पेयर भी शिफ्ट हो रहा है तो आपको समझना चाहिए कि पाई बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन ही शिफ्ट कर रहे हैं। यदि पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है तो हमें समझ में आता है कि चलो भाई पाई बॉन्ड शिफ्ट किया है, मीन्स पाई बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया है। लेकिन यदि किसी मॉलिक्यूल में लोन पेयर का भी पोजीशन चेंज हो रहा है, मीन्स लोन पेयर भी शिफ्ट हो रहे हैं, तो आपको समझना चाहिए कि पाई बॉन्ड का पाई इलेक्ट्रॉन ही शिफ्ट हो रहे हैं। क्योंकि इसलिए कि लोन पेयर जब शिफ्ट होता है सिग्मा पे तो वहाँ पे कैसा बॉन्ड बनता है? डबल बॉन्ड नहीं बनता है। तो किस बॉन्ड का क्रिएशन होता है? सिग्मा आता है उस पर पाई बॉन्ड। भले ही आप हाइब्रिड में जाके पार्शियली दिखा लेते हो, नहीं तो पाई बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी जो होता है ना, सिग्मा बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी से ज़्यादा होता है। और इतना ही नहीं, इंडक्टिव इफेक्ट के दौरान इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो पार्शियली होते हैं। लेकिन मेजमेरिक इफेक्ट के दौरान देख रहे होंगे कंप्लीट इलेक्ट्रॉन को एटम पे हम शिफ्ट कराते थे। कहाँ पर इलेक्ट्रॉन का खिंचाव था या झुकाव था, या इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहा था? शिफ्ट कर रहा था। तो बताओ किस केस में इंडक्टिव इफेक्ट के कारण भी मॉलिक्यूल पोलराइज करते हैं, प्लस और मेजमेरिक रेजोनेंस के कारण? यदि आप बोल रहे रेजोनेंस के कारण मीन्स क्या? रेजोनेंस के कारण तो मेजमेरिक इफेक्ट क्रिएट होता है, रेजोनेंस के कारण भी या मेजमेरिक इफेक्ट के दौरान भी मॉलिक्यूल पोलराइज करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन किस केस में होगा? इंडक्टिव इफेक्ट के दौरान या मेजमेरिक इफेक्ट के दौरान? क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र होता है ज़्यादा होता है या कम्प्लीटली होता है? ज़्यादा होता है या कम्प्लीटली होता है? ऐसा नहीं कि थोड़ा सा डिस्प्लेस, थोड़ा सा तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, वहाँ तो कंप्लीट ट्रांसफ़र होते हैं। तो कंप्लीट लॉस कंप्लीट गेन, वहाँ पार्शियल की कोई बात ही नहीं है। तो देख तो इंडक्टिव इफेक्ट के दौरान हमेशा डेल्टा शब्द का प्रयोग करते थे, लेकिन जब आप रेंटिक मॉलिक्यूल का कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाते थे कंप्लीट प्लस कंप्लीट, भले हाइब्रिड में आप जा कर के उसको पार्शियली बनाते थे, लेकिन शिफ्टिंग जो हुआ है कैसा हुआ है? कंप्लीट हुआ है।
तो किस केस में मॉलिक्यूल ज़्यादा पोलराइज करेंगे, जिसके कारण मेजमेरिक इफेक्ट ज़्यादा इफेक्टिव होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल के लिए एज कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट, है ना। मीन्स सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो डालता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल को कौन डालता है, मेजमेरिक इफेक्ट एज कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, इतना बात याद रहेगा। ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू पाई बॉन्ड, ड्यू टू रेजोनेंस पाई बॉन्ड और लॉन पेयर, ऐसे लिखो, ड्यू टू पाई बॉन्ड पोजीशन ऑफ, ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड और लॉन पेयर इज चेंजेज, ड्यू टू दिस, ड्यू टू में जो चेंज हुआ, ड्यू टू दिस मॉलिक्यूल गेट पोलराइज्ड, मॉलिक्यूल, दैट्स व्हाई such type of effect is developed or create in a molecule which is known as, okay। लेकिन मेजोमेरिक इफेक्ट भी दो टाइप के हैं, जिस तरह से आई इफेक्ट दो टाइप के होते हैं, उसी तरह से इफेक्ट भी दो टाइप के। एक साथ थ्योरी पहले पढ़ लो आप। जिस तरह से आई इफेक्ट दो टाइप के होते हैं, माइनस आई इफेक्ट, और दूसरा इस तरह से मेजोमेरिक इफेक्ट भी दो टाइप के इफेक्ट है, माइनस एम इफेक्ट और प्लस। जिस तरह से माइनस आई ग्रुप के वजह से माइनस आई इफेक्ट डेवलप होता है, उसी तरह से माइनस ग्रुप के वजह से माइनस एम इफेक्ट। ओके, जिस तरह से माइनस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन को गेन करने का काम करता है, खींचने का, उसी तरह से माइनस एम ग्रुप भी। बस अंतर क्या है, माइनस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन को पार्शली खींचता है या पार्शली गेन करता है या पार्शली शिफ्ट कराता है, लेकिन माइनस एम ग्रुप इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली शिफ्ट करता है। माइनस आई ग्रुप ढेरी रंग का बात है, माइनस आई ग्रुप सिग्मा बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन को खींचता है, माइनस एम ग्रुप पाई बॉन्ड के पहले। चौथा बात, माइनस आई ग्रुप दो एटम के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो माइनस एम ग्रुप रेजोनेंस के कारण इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कराता है। ओके, तो जो काम माइनस आई ग्रुप का है, इंडक्टिव इफेक्ट, यदि किसी मॉलिक्यूल में इंडक्टिव इफेक्ट है तो उसमें या तो माइनस आई इफेक्ट होगा या तो जो काम माइनस आई ग्रुप का काम होता है वही काम माइनस एम का भी है। बस थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन का खींचने का या ट्रांसफ़र कराने का जरिया अलग अलग होता है। कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, तो कोई रेजोनेंस के कारण इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कराता है, डोनर एक्सेप्टर। यहाँ पार्शली होता है, यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो माइनस एम। ठीक है, अच्छी बात बोला, बहुत सुनाया, बहुत आपने सिमिलरिटी दिखाया, ज़्यादा सिमिलरिटी ही दिखाया दोनों, माइनस आई और थोड़ा थोड़ा अंतरें थी, हल्की हल्की अंतरें थी। तो इसका मतलब हाँ, ये विदाउट रेजोनेंस, ये रेजोनेंस के, इसका ये मतलब आप नहीं बनता। सुनो, इसका ये मतलब नहीं बनता है कि जो माइनस आई ग्रुप है वो माइनस एम ग्रुप होगा ही होगा। नहीं समझे बात को? आपने माइनस आई ग्रुप को पहचानने के लिए जानते हो कौन कौन ग्रुप मेरा, तो वही पहचान आप माइनस एम ग्रुप के लिए मत बोलना। ठीक है, माइनस आई भी इलेक्ट्रॉन को खींचता है, माइनस खींचता है तो दोनों, लेकिन खींचने का तरीका तो अलग अलग है ना, तो दोनों की पहचान भी अलग अलग होगी। ऐसा नहीं कर देना जो माइनस आई ग्रुप है, जो बोलो ना जबरदस्त जी, जो वो माइनस एम ग्रुप ही होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं।
माइनस आई ग्रुप ओए का काम बहुत सारे लोग करते हैं। हेलोजन वाला, ऑक्सीजन वाला, नाइट्रोजन वाला, पॉजिटिव चार्ज वाला, अलग अलग डबल बॉन्ड वाला, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, sp कार्बन। हम फास्ट बोल रहा हूँ तो समझते रहना। लेकिन माइनस एम ग्रुप का काम केवल 2 लोग करता है। माइनस एम ग्रुप का काम माइनस एम ग्रुप का काम केवल 2 लोग करता है। तो वो 2 लोग कौन है? वो 2 लोग वो लोग हैं जो कि एक्सेप्टर का काम करता है, जो कि हाँ, माइनस आई ग्रुप को माइनस एम ग्रुप तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक्सेप्टर को जरूर माइनस एम ग्रुप कहेंगे। हाँ, जो माइनस आई ग्रुप है हम उसे तो माइनस नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। और आप बताओ एक्सेप्टर का काम कौन कौन करता है? हाँ, बढ़िया से बोलो। 2 अलग अलग एटम के बीच डबल बॉन्ड हो या किसी ग्रुप के पहले एटम पे पॉजिटिव चार्ज। तो याद रखना, पहचान भी हम लिखते जा रहा हूँ। 2 अलग अलग एटम के बीच डबल बॉन्ड हो या 2 अलग अलग एटम के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो, ग्रुप फ्री वैलेंसी दिखाना चाहिए, या किसी ग्रुप के पहले एटम पर पॉजिटिव चार्ज, ये एक्सेप्टर का काम करेगा, मीन्स माइनस एम का काम करेगा। तो माइनस एम की पहचान भी आपको आना चाहिए। सेम कहानी प्लस आई और प्लस एम, बस वहाँ एक्सेप्ट होता है तो यहाँ पे डोनेशन होता है। प्लस आई ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, लेकिन प्लस एम ग्रुप रेजोनेंस के कारण, प्लस एम ग्रुप रेजोनेंस के कारण इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। प्लस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन का पार्शली डोनेशन करता है, लेकिन प्लस एम ग्रुप लॉन पेयर वाला नहीं, कंप्लीट सिग्मा लॉन पेयर सिग्मा बॉन्ड पे कंप्लीट रेजोनेंस के कारण डोनेट करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें सिग्मा बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है, तो इसमें पाई बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का प्लस एम ग्रुप के द्वारा इलेक्ट्रॉन का डोनेशन ज़्यादा होता है, लेकिन प्लस आई ग्रुप की वजह से इलेक्ट्रॉन का डोनेशन, जिसके कारण प्लस एम ग्रुप की वजह से इलेक्ट्रॉन का प्लस एम ग्रुप की वजह से मॉलिक्यूल ज़्यादा पोलराइज करते हैं, लेकिन प्लस आई ग्रुप की वजह से मॉलिक्यूल पोलराइज तो दोनों केस में करते हैं, दोनों केस में इफेक्ट रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है सेम थिंग जो प्लस आई ग्रुप है वो प्लस ना है, इस बात की कोई गारंटी नहीं। प्लस आई ग्रुप तो 2 लोग करता है, नेगेटिव चार्ज वाला ऑल अल्काइल, प्लस आई ग्रुप का काम। नेगेटिव चार्ज वाला ऑल अल्काइल किसका काम करता है? प्लस आई का। अब प्लस एम ग्रुप का देखो कौन कौन करेगा। हाँ, इतना का जरूर कर सकते हैं, प्लस आई ग्रुप को प्लस एम ग्रुप तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऑल डोनर को प्लस एम ग्रुप कहेंगे। तो डोनर का काम 2 ही लोग करता है, नेगेटिव चार्ज वाला और लॉन पेयर वाला। नेगेटिव चार्ज वाला और, तो इसकी पहचान हम लिख देता हूँ। यदि किसी ग्रुप के फर्स्ट एटम पे क्या चार्ज लॉन पेयर हो, बहुत सारे लॉन पेयर तो आपको चेक करने के लिए आता ही है। हाइड्रोजन फैमिली का कोई भी एटम रहेगा तो लॉन पेयर रहेगा। ग्रुप में हाइड्रोजन फैमिली का एटम दिखना चाहिए, या ग्रुप में ऑक्सीजन फैमिली का पहला एटम दिखना चाहिए, या ग्रुप में पहला एटम नहीं, तो लॉन पेयर वाला बनेगा। जब लॉन पेयर वाला बनेगा डोनर कहलाएगा मीन्स प्लस एम कहलाएगा। और यदि किसी ग्रुप के फर्स्ट एटम पे नेगेटिव चार्ज, बहुत सारे वो तो नेगेटिव चार्ज दिखता है तो हम बोल देंगे डोनर है मीन्स प्लस एम, दोनों की पहचान हो जाएगा। कोई दिक्कत? माइनस एम ग्रुप का आपने काम देखा। माइनस एम ग्रुप इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है। इसलिए कभी कभी माइनस एम ग्रुप को एक्सेप्टर के नाम से भी बोल देते हैं, ये एक्सेप्टर है। बोलो मुझे। हाँ, तो तुम बढ़िया से कुहर के बोलोगे तो हम तो तुमको नए का नाम हम कुहरिए के बोलेंगे। माइनस एम ग्रुप
को एक्सेप्टर भी कहते हैं, और उसका एक और नाम बोला जाता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कराता है। विड्रॉ कर लो क्या है? हाँ, जमा करना। तुम एटीएम में पैसा जमा करने जाते हो कि तुम एटीएम में पैसा निकालने जाते हो? देखते नहीं वहाँ विड्रॉल लिखाता है जी। हाँ, तो माइनस एम ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को खींचता नहीं जी, विड्रॉ करा लेता है, गेन करता है। ओके, तो माइनस एम ग्रुप क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। ठीक है, माइनस एम ग्रुप रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो ऐसे मेरे पास बहुत सारे माइनस एम ग्रुप है। ये बात सही है कि माइनस एम ग्रुप इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? गेन करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, माइनस एम ग्रुप एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन एक और दो को माइनस एम ग्रुप नहीं है मेरे पास। बहुत सारे माइनस एम ग्रुप हैं। तो कोई बात नहीं, यदि आपके पास बहुत सारे माइनस एम ग्रुप है तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को गेन ही करेंगे। इलेक्ट्रॉन को, मेरी बात समझ में आ रही है तुम्हें क्या? बहुत सारे माइनस एम ग्रुप हैं, तो सारे माइनस एम ग्रुप क्या करेंगे? गेन करेंगे। गेन करने का मतलब है कि गेन करेंगे, लेकिन सारे एक रंग तो नहीं है ना गेन करेगा। बहुत सारे, तो इसका मतलब क्या है? सभी एक के रंग आपका माइनस एम ग्रुप इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। हाँ, कोई माइनस एम ग्रुप ज़्यादा गेन करेगा। हाँ, जो ज़्यादा गेन करेगा हम बोलेंगे इस माइनस एम ग्रुप का माइनस एम पावर, और जो कम गेन करेगा, तो आप पूछोगे ना, हे प्रभु आप बताओ ना, हम कैसे डिसाइड करेंगे किस माइनस एम ग्रुप का माइनस एम पावर ज़्यादा है? माइनस एम पावर ज़्यादा मीन्स क्या? कौन सा माइनस एम ग्रुप ज़्यादा गेन करेगा, कौन सा माइनस एम ग्रुप? तो उसके लिए तुम्हें फंडा लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? दो फंडा है। जिस तरह से जी हम कॉन्सेप्ट नहीं बदल रहा हूँ, जिस तरह से माइनस आई ग्रुप का माइनस आई पावर डिसाइड करने के लिए दो फंडे को यूज करते हो, ई एन और, उसी तरह से माइनस एम ग्रुप का माइनस एम पावर भी डिसाइड करने के लिए वही दो फंडे लगाने वाले हमें, ई एन और साइज। ध्यान सुनो, माइनस आई पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई एन, एंड ऑल्सो साइज भी लगाते थे। माइनस आई पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। माइनस आई ग्रुप का माइनस आई पावर ई एन का डायरेक्टली था, बस साइज का इन्वर्स। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी अंतरें होगी। जैसा से माइनस आई ग्रुप का माइनस आई पावर ई एन और साइज पे निर्भर करता है, उसी तरह से माइनस एम ग्रुप का माइनस एम पावर भी ई एन और कैसे? डायरेक्टली। ई एन का भी डायरेक्टली और साइज का भी डायरेक्टली। ध्यान रहना चाहिए तुम्हें। तुम एक के घटना में मत घाटते रहना। रिलेट करते हैं तो कुछ कुछ नया भी रिलेट ऐड करते जाना है। यहाँ इन्वर्सली है साइज, यहाँ डायरेक्टली हो जाएगा। सेम पीरियड, यदि ग्रुप का पहला आइटम यदि ग्रुप का सेम पीरियड से बिलोंग करेगा तो ई एन फंडे लगाना, डिफरेंट पीरियड से बिलोंग करेगा सेम चीज़। चलो आओ यहाँ, प्लस आई ग्रुप का प्लस आई पावर डिसाइड करते थे, तो यहाँ भी प्लस एम ग्रुप का प्लस एम। याद करो, हालांकि प्लस आई ग्रुप का प्लस आई पावर डिसाइड करने के लिए दो अलग अलग टाइप के फंडे को अपनाया, क्योंकि वहाँ एक अल्काइल आ गया था, लेकिन लगाया क्या? ई एन और साइज। भले एक एक्स्ट्रा बार के लगाया, अल्काइल के लिए कार्बन की संख्या ब्रांच देखना पड़ा। जैसे से प्लस आई ग्रुप का लिखा दूंगा, प्लस आई ग्रुप का प्लस आई पावर ई एन और
साइज पे निर्भर करता है। उसी तरह से प्लस एम ग्रुप का प्लस एम पावर भी En और साइज पे निर्भर करता है। वहाँ En का इन्वर्सली, यहाँ भी बाबू रे En का इन्वर्सली होगा, वहाँ साइज का इन्वर्सली था। दोनों में साइज इन्वर्सली चलता है, माइनस आई में भी और प्लस आई, लेकिन यहाँ उल्टा उल्टा होगा। En का इन्वर्सली तो साइज का भी इन्वर्सली, साइज का भी इन्वर्सली। सेम पीरियड से बिलोंग करेगा तो En फंडे लगाना, डिफरेंट पीरियड से बिलोंग करेगा तो क्या आप पावर डिसाइड कर सकते कि नहीं कर सकते हो? माइनस एम पावर या फंडे याद रहेगा ना, कल लिखा दूंगा। इसका बहुत सारा एग्जाम्पल करा करके एंड कर देंगे, तब शुरू करेंगे रिएक्शन को। और सुनो, कल का जो क्लास होगा वो 2 नंबर के फिक्स वाला क्लास होगा। जो एग्ज़ाम है वो यूट्यूब वीडियो पे देख रहा होगा, पढ़ रहा होगा, वो पढ़ने वाला बच्चा वो सब। हाँ, तो घर में बैठ करके पढ़ रहा होगा, लिख रहा होगा, ध्यान से सुन रहा होगा। और नहीं ध्यान से सुन रहा तो उसके जैसा बेवकूफ़ कौन होगा? हाँ, तो कल एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ सिखाऊंगा, फिक्स रहता है क्वेश्चन। हाँ, इसको लिखा दूंगा।